Good morning, students. So today we are going to start our next topic of this chapter. Chapter is the Delhi Sultans. Okay, so this is our lecture number 3. So let's start. Yes, students, we have already discussed about the introduction. Okay, what we are going to study in this chapter. हमने ये study किया कि हम क्या करने इस introduction में क्या हम इस chapter में क्या क्या study करने जा रहे हैं. Okay, इसके अंदर हमने कुछ concept देखे जो हम इस chapter में study कर रहे हैं. Then we have discussed we discussed this topic introduction. Okay, and backgrounds हमने पढ़ी थी. Background the rulers of Delhi. तो हमने बैकग्राउंड पढ़ी थी. सभी जो रूलर्स थे, दिल्ली रूलर्स थे, उनकी बैकग्राउंड पढ़ी है. तो ये सब हम स्टडी कर चुके हैं. इसके अंदर हमने देखा था कि 5 मेजर डायनेस्टीज देखी थी द रूलर्स ऑफ दिल्ली के अंदर. द अर्ली टर्किश रूलर, खिलजी डायनेस्टी, ओके, तुगलक डायनेस्टी, सईद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी. ओके, then we discussed about the find out about the Delhi सुल्तान्स कि हमारे पास जो है दिल्ली सुल्तान जो थे, दिल्ली सल्तनत जो थी, उसके बारे में कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है. तो ये हम यहाँ तक हम स्टडी कर चुके हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स हमने ये स्टडी किया था. देखिए, ये स्टूडेंट्स, तो हमने ये स्टडी किया था यहाँ पर कि कैसे जो है मतलब कि कहाँ से हमें फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान, कहाँ पर हमें जो है दिल्ली सुल्तान जो है उनके बारे में हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है. तो हमने यहाँ पर त्वारिख तक स्टडी किया था कि त्वारिख क्या होती है. द ऑथर्स ऑफ त्वारिख व लर्न मैन. हमने ये देखा था कि त्वारिख होती है, इसके जो ऑथर होते हैं वो लर्न मैन होते हैं, जो जिसमें सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट एंड कॉर्टियर्स, यानी कि जो दरबारी होते थे वो सब इन त्वारिख को लिखा करते थे. ठीक है. फिर हमने ये देखा था इसके अंदर द सर्कल ऑफ जस्टिस, जिसमें हमने ये बताया था कि ये जितने भी लर्नमैन होते थे ये हमने ये स्टडी किया था कि सिर्फ राजा की प्रेस में ही नहीं वो लिखते थे, वो उनको बताते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए. ठीक है. वो हमने यहाँ पर फकरे मुदब्बिर जो है रोट इन 13th सेंचुरी, जो उन्होंने 13th सेंचुरी में लिखा था, वो हमने डिस्कस किया था कि अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर एंड द सोल्जर कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज. ओके, एंड देन हमने देखा था कि सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, बट peasants can pay revenue only when they are prosperous and happy. So this happens when the king promotes justice and honest governance. Okay, now we will discuss. Yes, next is keep the following additional details in mind. अब ये जो हम स्टडी कर रहे थे इसमें आपको कुछ एक डिटेल्स हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है. वो क्या है? फर्स्ट है द ऑथर ऑफ द त्वारिख लिव्ड इन सिटीज मेनली दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेज. एक तो आपको ये माइंड में रखना है कि यहाँ पर जो त्वारिख के जो ये ऑथर्स होते थे, ठीक है, ये ज्यादातर कहाँ रहते थे? सिटीज में रहते थे. ठीक है, कोई होगा जो गांवों में रहता होगा. नेक्स्ट है दे ऑफन रोड देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवार्ड्स. दूसरा, अक्सर जो ये जो लर्न मैन हुआ करते थे, ये सुल्तान के लिए हिस्ट्रीज जो है वो लिखते थे. किस होप में लिखते थे? कि उनको कोई क्या मिलेंगे? अच्छे रिवार्ड्स मिलेंगे. तो ये इन्हें इस चीज का लालच होता था कि इनको जब ये कुछ अच्छा लिखेंगे सुल्तान के बारे में, उसकी हिस्ट्री लिखेंगे, अच्छी अच्छी चीजें लिखेंगे, तो उसके बदले में उन्हें क्या होंगे? रिवार्ड मिलेंगे. ठीक है, इन जैसे होता है ना रिवार्ड मिलना, इनाम वगैरह देना, रिवार्ड होते हैं इनाम देना. तो वो इस
में उसके लिए लिखते थे। और थर्ड आपने जो माइंड में रखना है, दीज ऑथर्स एडवाइज्ड रूलर्स on the need of preserve an ideal social order based on birthright and जेंडर डिस्टिंक्शन। ये आपको बहुत देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। आप देखो जेंडर डिस्टिंक्शन, यस। सो ये जो थर्ड लाइन है आपकी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए और क्या करते थे, ये जो ऑथर्स होते थे, ये जो लेखक होते थे, अक्सर ये रूलर्स को, जो शासक होते थे, रूलर्स होते थे, उनको क्या करते थे, अक्सर ये रूलर्स को जो बर्थ राइट, ठीक है, यानी जन्म सिद्ध जो अधिकार होते हैं, बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन, लिंग भेद पर बेस्ड जो आइडियल्स हैं, वो आदर्श हैं, वो समाज व्यवस्था बनाए रखने की ये सलाह देते थे। ठीक है। बर्थ रेट क्या होता है, बर्थ राइट क्या होता है, प्रिविलेजेस claimed on account of birth. For example, people believe that nobles inherited their rights to govern because they were born in certain families. Okay. सो इसका मतलब कि जो जन्म सिद्ध जो बर्थ राइट है, यानी जन्म के आधार पर कोई विशेषाधिकार का दावा, विशेष अधिकारों का दावा करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोग ये मानते थे कि जो नोबल फैमिलीज, नोबल्स होते हैं, जो कुलीन फैमिली, कुलीन वर्ग के लोग होते हैं, वो कुछ खास परिवारों में, कुछ खास फैमिलीज में जन्म लेने के कारण वो शासन करने के का अधिकार उनको विरासत में मिल जाता है। ओके। जेंडर डिस्टिंक्शन, जेंडर डिस्टिंक्शन भी आया यहाँ पर। तो जेंडर डिस्टिंक्शन क्या होता है, सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन विमेन एंड मैन, यानी कि विमेन एंड मैन के बीच में सोशल यानी सामाजिक और बायोलॉजिकल यानी शारीरिक जो रचना है उसमें क्या होना, उसमें अंतर होना। सो यूजली दीज डिफरेंसेस आर यूज्ड टू आर्ग्यू दैट मेन आर सुपीरियर टू विमेन। सो मतलब कि आमतौर पर ना ये तर्क दिया जाता था कि ऐसे जो अंतर है उसके कारण जो पुरुष हैं, जो मैन है, वो वुमेन की कंपैरेटिवली सुपीरियर होते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो है वो ये कहते थे कि इस बेस पे चले, वो रूलर्स को ये एडवाइस दिया करते थे ये ऑथर्स कि ये बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन के जो ये बेस्ड इन ये आइडियल्स हैं, सोशल आइडियल्स हैं, इनके बेस के ऊपर चले। बट देयर आइडियाज वर नॉट शेयर बाय एवरीबडी, लेकिन उनके विचारों को सारे लोगों ने क्या नहीं दी, सहमति नहीं दी, हर किसी ने उनको फॉलो नहीं किया। उसका एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पर है। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकेम सुल्तान। देखो उसने तो ये बोला कि भी जेंडर डिस्टिंक्शन होनी चाहिए, जो उसमें जो मैन है उसको सुपीरियर माना जाए, ये तो गॉड की तरफ से ही है, ये सब कुछ वो उनको बताते थे। लेकिन हर कोई, मैंने बोला है कि हर कोई जो है उनके आइडियाज से एग्री नहीं करता था। तो 1236 में जो सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर थी रजिया बिकेम सुल्तान, वो क्या बन गई, सुल्तान बन गई। उनके जो फादर थे इल्तुतमिश, सुल्तान इल्तुतमिश, उन्होंने रजिया जो उनकी डॉटर थी उनको सुल्तान बनाया। सो द क्रॉनिकलर ऑफ द एज मिनहाज सिराज, ठीक है, कौन, मिनहाज सिराज, recognize that she was more able and qualified than all her brother। कहते हैं कि जो उस युग के जो क्रॉनिकलर यानी जो इतिहासकार मिनहाज सिराज थे, उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया, इस चीज को स्वीकार किया कि वो अपने सभी भाइयों, ठीक है, वो अपने सभी भाइयों से अधिक कैपेबल है, वो अधिक कैपेबल है, अधिक क्वालिफाइड है। ठीक है। लेकिन फिर भी वो एक क्या है, फिर भी वो एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे रहे। बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर, लेकिन फिर भी वो जो है उसको एक रानी के रूप में मानने के लिए, मान्यता देने के लिए वो कंफर्टेबल नहीं थे। नोर वर द नोबल्स
मतलब और साथ ही साथ जो नोबल्स थे, ठीक है, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जो नोबल्स थे, नोबल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली। साथ ही साथ जो नोबल्स, जो दरबारी थे उस टाइम पर, वो भी क्या थे, वो भी इस चीज के खिलाफ थे। तो दरबारी जो थे, जो नोबल्स थे, वो भी उसके इंडिपेंडेंटली शासन करने की कोशिशों से वो भी हैप्पी नहीं थे। तो शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240, इसीलिए उसको रिमूव कर दिया गया गद्दी से 1240। हमने पीछे पढ़ा था ना, जो हमने द रूलर्स ऑफ दिल्ली पढ़ा था, उसमें हमने ये जो डेंसिटी आई थी आपके पास, किस डेंसिटी के अंदर जो रजिया सुल्तान का नाम आया था, वो था अर्ली टर्किश रूलर, जिसके अंदर रजिया जो है 1236 से 1240 तक वो उसने शासन किया, वो रूलर रही। तो ये 4 साल ही वो शासन कर पाई, क्योंकि सभी उसके खिलाफ थे, जितने भी ये नॉवेल्स थे, ठीक है, जितने भी ये दरबारी थे या और लोग थे, वो इस बात वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि एक जो विमेन है, एक जो वुमेन है, एक जो औरत है, वो हमारे ऊपर शासन करे, हमें ऑर्डर दे, तो वो उन्हें पसंद नहीं था। सो यहाँ पर एक बॉक्स है, व्हाट मिनाजे सिराज थॉट अबाउट रजिया। मिनाजे सिराज का रजिया के बारे में क्या उसके विचार थे, वो यहाँ पर इस बॉक्स में दिखाए गए हैं। So Minhaji Siraj thought that the queen's rule went against the ideal social order, which ऊपर बताया ना, ideal social order ऊपर हमने जो बताया था, ठीक है, बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन का। So Minhaji Siraj thought that the queen's rule went against the ideal social, कि ये क्या है, उसके अगेंस्ट है। किसके अगेंस्ट है? जो आइडियल सोशल ऑर्डर है क्रिएटेड बाय गॉड, जो गॉड के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। तो मिनाजी सिराज की जो का सोचना था कि जो गॉड ने जो क्या बनाए हैं, जो आइडियल बनाए हैं, जो समाज के अंदर व्यवस्था बनाई है, उसके अनुसार जो लेडीज हैं, विमेन हैं, उनको पुरुषों के अधीन होना चाहिए। देखिए, इन विच विमेन वर सपोज टू बी सबऑर्डिनेट टू मैन, उनको मैन के सबऑर्डिनेट यानी उनके अधीन होना चाहिए। एंड ही देयरफॉर आस्क्ड इन द रजिस्टर ऑफ गॉड क्रिएशन, सिंस हर अकाउंट डिडंट fall under the column of man, so how did she gain from all of her excellent qualities। देखो कितने क्या उन्होंने लाइन बोली है इसके अंदर। वो ये कहते हैं कि अब वो कहते हैं कि भाई, वो ये पूछते हैं कि गॉड है, खुदा है, उसकी रचना का जो खाता है, जो अकाउंट है, उसमें उसका कहीं भी ब्यौरा, ठीक है, उसका ब्यौरा, क्योंकि मर्द होते हैं, ठीक है, जो जेंट्स होते हैं, मैन होते हैं, उनकी लिस्ट में नहीं आता, क्योंकि वो तो वुमेन है। तो मैन की लिस्ट में उसके जो गॉड के अकाउंट है, उसमें उनका उस कॉलम में वो नहीं आती है। तो इसीलिए इतने जो उसकी शानदार खूबियां हैं, जो एक्सीलेंट क्वालिटीज हैं, उससे भी उसे आखिर हासिल क्या हो, क्योंकि वो उस कॉलम में नहीं आ रही है जो गॉड के मैन वालों का जो अकाउंट बनाया हुआ है, उस लेखे में, उस कॉलम में, मैन के कॉलम में वो नहीं आ रही है। तो उसकी इतनी इतनी एक्सीलेंट क्वालिटीज उसके अंदर हैं, फिर भी उसका कोई फायदा नहीं है। उससे क्या हासिल हुआ? सो ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड पॉइंट्स, Razia mentioned that she was the daughter of सुल्तान इल्तुतमिश। तो रजिया ने ना अपने जो इंस्क्रिप्शंस थी और जो सिक्के थे, कॉइन्स थे, उन पर क्या मेंशन करवाया, क्या कहा कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है, उन्होंने ये मेंशन करवाया। एंड दिस वाज द कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट होता है विपरीत होना। दिस वाज द कॉन्ट्रास्ट टू क्वीन रुद्रमा देवी 1262 to 1289 of the Kakatiya dynasty of Warangal, part of modern आंध्र प्रदेश। अब वो कहते हैं कि जो आज के टाइम का, जो आज के टाइम में आंध्र प्रदेश के वारंगल एरिया में किसी समय काकतीय डायनेस्टी का क्या होता था, राज्य होता, ठीक है, उसका राज्य था। और उस वंश की, उस डायनेस्टी की जो रानी रुद्रमा देवी थी, जिसने शासन किया, देखो 1200 कब से कब, 1262 से 1289, यानी कि 1262 से 1289 जो था, उसमें उस रानी रुद्रमा देवी जो थी, उस डायनेस्टी में थी। उनके व्यवहार से रजिया का व्यवहार, रजिया का बिहेवियर बिल्कुल विपरीत था।
वो कहते हैं कि जो उन्होंने किया, जो उस टाइम पर जो वो रुद्रमा देवी ने किया, उनका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल उससे किससे रजिया के से बिल्कुल अलग था। रुद्रमा देवी चेंज हर नेम, रुद्रमा देवी ने अपना नाम ही चेंज कर दिया था। किसके ऊपर? ऑन हर इंस्क्रिप्शंस, अपनी इंस्क्रिप्शन के ऊपर। एंड प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड मतलब कि प्रिटेंडेड शी वाज अ मैन, प्रिटेंडेड मतलब ना दूसरे को भ्रम में डालना, प्रिटेंडेड होता है भ्रम में डाल देना, और प्रिटेंडेड शी वाज अ मैन, और उसने ये भ्रम पैदा किया लोगों के अंदर कि वो एक पुरुष है। ठीक है, पुरुष होने का उसने भ्रम पैदा किया सब में। एक और क्वीन थी। अब हम ये बता रहे हैं कि केवल रजिया सुल्तान ही नहीं थी कि जो एक वुमेन होते हुए भी सुल्तान बनी, उनके अलावा और भी जो थी, और भी कई ऐसे राज्य थे जहाँ पर वुमेन जो थी वो सुल्तान बनी, जिसमें एक नाम बताया रुद्रमा देवी का। ठीक है, काकतीय डायनेस्टी के अंदर, ये आज के टाइम के आंध्र प्रदेश के वारंगल एरिया में वो वहां पर शासन किया। लेकिन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी इंस्क्रिप्शन है कॉइन के ऊपर अपना नाम जो है ऐसा मेंशन कराया कि जैसे वो एक मैन है। सो अनदर क्वीन, एक और क्वीन थी जिसका देखो नाम कितना बड़ा, दीदा, उन्होंने लिखवाया दीदा। दीदा रूल्ड इन कश्मीर, जिसने कहां पर शासन किया? कश्मीर के अंदर 1980 से लेकर 1003 तक। एंड हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग, उनका टाइटल जो था वो काफी इंटरेस्टिंग है, दीदा। इट कम्स फ्रॉम दीदी, क्योंकि दीदा से आपको पता चल रहा है कि ये कहाँ से आया होगा, दीदी यानी बड़ी बहन से ये निकला है। ठीक है, दीदी और एल्डर सिस्टर। और एन ऑब्वियसली अफेक्शनेट टर्म गिवन टू अ लव्ड रूलर बाय हर सब्जेक्ट्स। और बड़ा जाहिर सी बात है कि जो प्रजा थी उसने अपनी जो ये प्रिय रानी थी उसको ये बड़े ही स्नेह के साथ, एक लव के साथ इसको मतलब स्नेह भरा संबोधन ये दिया होगा, दीदा। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? सो नेक्स्ट इज, yes, next we will study the topic from garrison town to empire. yes, ये बड़ा important topic है, from garrison town to empire, यानी कि garrison town से लेकर कैसे empire बना। ठीक है, कैसे वो expand हुआ ये हम study करेंगे। so the expansion of the Delhi Sultanate। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यहाँ पर समझने वाला भी है। ठीक है, तो हम देखिए स्टडी करते हैं इसकी। यस स्टूडेंट्स, सो अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जब बात आती है गैरसन टाउन की बात आ रही है। ठीक है, तो अब दिमाग माइंड में क्या आता है कि क्या होते हैं गैरसन टाउन। ठीक है, गैरसन टाउन होते क्या है? जब गैरसन टाउन पता होंगे तभी तो आपको ये पता चलेगा कि क्या होता है। तो गैरसन जो टाउन जो था वो क्या होता था, देखिए इन द अर्ली 13th सेंचुरी the control of Delhi Sultan really went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons। ये देखिए ये क्या होते थे गैरिसन, मान लो जैसे मान लो ये क्या है हमारा, मान लो जैसे मैं वैसे ही बना रही हूँ, देखिए ये हमारे पास। ठीक है, मान लो मैप है हमारा इंडिया का। ठीक है, इसमें ये बन नहीं रहा है जो आपको पता है, मतलब मैं वैसे मान के चल रहे हैं कि मैप है, उस मैप के अंदर क्या है, गैरिसन टाउन क्या हुआ कि ये एरिया है, मान लो यहाँ दिल्ली है। ठीक है, इस दिल्ली में इस एरिया के अंदर क्या कर दिया जाता है, इसके चारों तरफ ना किलाबंदी कर दी जाती है। ठीक है, किलाबंदी कर दी जाती है, और वो उसी के अंदर क्या होता है, जो उनके जो सोल्जर हैं, सिपाही हैं, सुल्तान है, ठीक है, उसकी फैमिली है, वो सब इसी के अंदर रहती है। ठीक है, यहीं पर इसी किलाबंदी में रहती है। तो इनको क्या बोला जाता था, गैरिसन टाउन। ओके, गैरिसन टाउन बोला जाता था। एक होता है हिंटरलैंड, देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है हिंटरलैंड, मैं अभी आपको शुरू में ही बता रही हूँ। जैसे यहाँ पर है, ये जो मैप है इंडिया का, अब मान लो यहाँ पर क्या है आपके पास, इधर ये इधर मान लो हम ले रहे हैं, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, लेकिन मान लो यहाँ पर हम कहीं पर लेते हैं कि दिल्ली है। ठीक है, यहाँ पर किला, इस जगह पर किलाबंदी कर दी गई, तो ये गैरिसन टाउन बन गया। ओके, अब क्या हुआ, इसके जो आसपास का एरिया होगा जहां पर इनका कंट्रोल नहीं है, इनके जो आसपास का ये जो एरिया है ये सारा, ठीक है, तो ये सारा एरिया क्या होते हैं, इनको बोलते हैं आसपास के जो जमीन होती है वो होती है हिंटरलैंड्स।
अब मान लो जो पहले उस टाइम पर कोई भी जैसे सुल्तान थे, रूलर्स थे, दिल्ली सुल्तान थे, उनका एक गैरिसन टाउन उन्होंने यहाँ बनाया हुआ है दिल्ली में, एक गैरिसन टाउन मान लो उधर ने यहाँ पर कहीं बंगाल में उनका एक गैरिसन टाउन था, एक गैरिसन टाउन यहाँ बनाया है, एक गैरिसन टाउन यहाँ पर कहीं सिंध है, उस सिंध में उन्होंने एक गैरिसन टाउन बनाया हुआ था। अब हिंटरलैंड क्या हो जाएगी, ये जो एक गैरिसन टाउन यहाँ दिल्ली में है और एक गैरिसन टाउन यहाँ पर क्या है बंगाल में है, तो इनके बीच का जो मतलब इंडिया के अंदर ही इनके बीच के जो ये सारा एरिया है ये क्या हो जाती है, हिंटरलैंड। Okay, so in the 13th century, the control of the Delhi Sultan really went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. तो इनको गैरिसन्स बोला जाता था बच्चे। तो जो 13th सेंचुरी में, ठीक है, 13th सेंचुरी की स्टार्टिंग में दिल्ली के जो रूलर्स थे उनका शासन जो था वो गैरिसन क्या होते हैं वैसे, गैरिसन होते हैं आपके जो आपकी रक्षक जो सैनिकों की टुकड़ी होती है ना, जो आपकी जो रक्षा करती है, ठीक है, तो वो गैरिसन्स होते हैं। और गैरिसन टाउन यानी कि वो एक किला बंदी कर दी जाती है जिसके अंदर वो गैरिसन्स भी रहते हैं, ठीक है, और उसके अंदर सुल्तान भी रह रहे हैं उस टाउन में, उसमें उनकी फैमिली भी रह रहे हैं, वो उसी तक वहीं तक सीमित है, ठीक है, तो ये सब उसमें रहते हैं। तो यहाँ पर क्या की गई है, तो ये जो गैरिसन्स हैं इनके मतलब कि इनके ये निवास एक तरीके से उनके रेजिडेंट होते थे, उनके लिए एक किलाबंदी, बड़ी ही मजबूत किलाबंदी कर दी जाती थी और शहरों से बिल्कुल अलग, शायद ही ये कभी फैले हों। मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पर किलाबंदी कर देते थे और उसमें ना ये बहुत ज्यादा फैले हुए नहीं होते थे। सो द सुल्तान seldom control the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade, देखिए मेन आ गया ट्रेड, ट्रिब्यूट एंड प्लंडर ऑफ द फॉर सप्लाईज। अब क्या होते थे, जो सुल्तान थे वो भी क्या होते थे, इस गैरिसन टाउन में रहते थे और उनका बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता था, उनका मतलब बाहर के एरिया में हिंटरलैंड में उनका कंट्रोल नहीं होता था। कोई कभी होगा कि किसी एरिया पे उसका कंट्रोल हो जाए, लेकिन उस सिटीज में और दूसरी जो लैंड होती थी उनके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं होता था। तो अब उनको क्या करना है, उनको अपने चलाना तो है ना उनको, तो वो क्या करते थे, तो वो कहाँ से उनके पास पैसा आता था सब कुछ मेंटेन करने के लिए, तो वो क्या करते थे, या तो वो ट्रेड करते होंगे, व्यापार करते होंगे, या जैसे ट्रिब्यूट हो गया कि मान लो कोई और जगह का राजा है या कोई है, वो उनसे इंटरलैंड में जो लोग रह रहे हैं, कोई जो राजा से डरते होंगे तो वो राजा को ट्रिब्यूट दे देते होंगे, ठीक है, उनको गिफ्ट दे देते होंगे, तो इस तरीके से उनके पास पैसा आ जाता होगा। या फिर वो क्या करते थे, प्लंडर फॉर सप्लाईज, या फिर वो क्या करते थे, लूटपाट कर, प्लंडर मतलब लूटना, ठीक है, मतलब कि क्या करा, जब उनके पास किसी चीज की कमी हो जाती थी तो वो अपने गैरिसन टाउन से बाहर निकलते थे वहां पर और दूसरे एरिया में जाते थे इंटरलैंड में, वहां से क्या करते थे, लूटपाट करते थे और वापस गैरिसन टाउन में आ जाते थे। तो इस तरीके से उस टाइम पर उनका हिंटरलैंड पर कंट्रोल नहीं होता था, इसीलिए वो अपने सारे खर्चे चलाने के लिए या तो व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे, ट्रिब्यूट आ जाता था उनके पास, या वो लूटपाट किया करते थे। Okay, so controlling garrison towns in distant Bengal, controlling garrison towns in distant Bengal and Sindh from Delhi was extremely difficult. अब देखिए मैंने यहाँ पर बताया कि जैसे ये गैरिसन टाउन है दिल्ली, यहाँ पर मान लो ये गैरिसन टाउन कहीं बंगाल के अंदर गैरिसन टाउन बना दिया, इधर सिंध में गैरिसन टाउन बना दिया। अब इनका उसके अलावा इस हिंटरलैंड, जो यहाँ पर हिंटरलैंड है या ये लैंड है, इनके ऊपर तो इनका कोई भी कंट्रोल नहीं होता था ना, तो यहाँ पर इस गैरिसन टाउन से इन गैरिसन टाउन्स तक क्या करने के लिए, मतलब उनके साथ काम करने के लिए, उन गैरिसन टाउन के ऊपर को चलाने के लिए, ठीक है, वो बहुत डिफिकल्ट होता था। किस वजह से डिफिकल्ट होता था, देखो रीजन क्या थे, कैसे कैसे डिफिकल्टीज आती थी। एक तो रेबलियन मतलब विद्रोह। अब मान लो दिल्ली में जो सुल्तान है उसने जो गैरिसन टाउन बंगाल में बनाया है, सिंध में बनाया है, और उन्होंने उनको कुछ करने के लिए कहा, तो विद्रोह कर सकते हैं, दूर बैठे हुए वो ये कह सकते हैं कि हम नहीं मानते, ठीक है, हम राजा का कहना नहीं मानेंगे। अगर उनको ये लगे कि राजा तो ज्यादा सॉलिड नहीं रहा, वीक हो गया, तो वो रेबल हो सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं। दूसरा वॉर, युद्ध जब हो जाते हैं उस टाइम पर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और तीसरा बैड वेदर, अगर कई बार क्या होता है कि अगर मान लो वेदर मौसम ही खराब हो गया तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में बड़ा मुश्किल हो जाता था। एंड
and could snap fragile communication routes। तो उससे क्या होता था, इन सब की वजह से, ये कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो उनके रूट जो थे वो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाते थे, ठीक है, जिससे कि वो एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पर कारण क्या क्या बताए, एक तो या तो बगावत हो जाती थी, या फिर युद्ध हो जाते थे, या फिर खराब मौसम हो जाता था, तो उसकी वजह से उनके जो संपर्क हैं, कम्युनिकेशन है, वो बड़ा ही मतलब कि एक क्या कहें कि बहुत नाजुक उसमें था, ठीक है। सो दिल्ली अथॉरिटी वाज आल्सो चैलेंज्ड बाय मंगोल इन्वेशन। एक और चीज थी, दिल्ली की जो अथॉरिटी थी ना, वो वाज आल्सो चैलेंज, उसको एक और चैलेंज भी था उनके सामने, जो कि किसके द्वारा था, मंगोल इन्वेशंस फ्रॉम अफगानिस्तान एंड बाय गवर्नर्स who rebelled at any sign of सुल्तान्स वीकनेस। ये देखिए यहाँ पर जैसे ना जो मंगोल होते थे इधर अफगानिस्तान, ठीक है, यहाँ अफगानिस्तान है, तो ये जो मंगोल होते थे अफगानिस्तान में, कि ये जो थे, ये इन्वेडर्स थे, तो ये आक्रमण करने के लिए आते थे। अब आक्रमण करने के लिए ये इधर आ रहे हैं, तो अब यहाँ पर सिंध में उनका क्या है, गैरिसन टाउन है, ठीक है। अब उनको ये लगने लगा कि ये जो बाहर के इन्वेडर्स हैं, इनसे अपने आप को बचाने के लिए, या फिर जो ये गैरिसन टाउन में ही जो उनके अपने जो उन्होंने बिठाए हुए हैं रूलर, ठीक है, अब वो विद्रोह ना कर दे, बगावत ना कर दे, तो इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने इस एरिया को हम इसे एक्सपेंड करें और ये सारी जमीन अपने कंट्रोल में ले लें। यानी कि अब वो अपने गैरिसन टाउन्स को एक्सपेंड करके इस जितने भी ये बीच की हिंटरलैंड है उनको भी अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे, ताकि ये बाहर से जो इन्वेडर्स थे जो उनके ऊपर आक्रमण करते थे उनसे बचाया जा सके, या फिर कहीं जो उनके खुद के जो अंडर काम कर रहे थे, जो उनके गवर्नर्स होते थे, वो विद्रोह जो कर देते थे, ये देखकर कि सुल्तान कमजोर हो गया है, वीकनेस हो गई है, ठीक है, सुल्तान की वीकनेस को देखते हुए वो साइन अगर उनको मिल जाता था तो वो भी विद्रोह करने लगते थे। तो ये सब चैलेंज थे उनके सामने, जिसके लिए उनको ना अपनी गैरिसन टाउन को एक्सपेंड करना पड़ा। सो द सल्तनत बेयरली सर्वाइव दीज चैलेंजेस। और सल्तनत जो थी अब वो ये कहते हैं कि वो उसको एक्सपेंड करना चाहते थे और उनको ये करना करना भी जरूरी था उनके लिए। तो इन चैलेंजेस के चलते सुल्तान जो थी बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाई हुई थी। एंड इस कंसोलिडेशन मतलब कि मजबूत करना अपने आप को, एक्सपेंड कर लो, जितना ज्यादा आप अपने को एक्सपेंड करोगे, अपने एरिया को एक्सपेंड करोगे, उतना ज्यादा आप क्या बनोगे, पावरफुल हो जाओगे, ठीक है, दूसरे से लड़ने के लिए। सो इट्स कंसोलिडेशन अकर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, देखो तो उन्होंने अपने आप को कब जो कंसोलिडेट किया, इन गैरिसन टाउन को जो बढ़ाया, अपनी पावर को बढ़ाया, वो किसके उसमें कराया, एक तो ग्यासुद्दीन बलबन, ये एक नंबर में क्वेश्चन बन जाता है। एंड फर्दर एक्सपेंशन, और आगे फिर एक्सपेंड किया, शुरू में तो ग्यासुद्दीन बलबन से स्टार्ट हुआ ये, एंड देन उसके बाद इसको एक्सपेंड किया अलाउद्दीन खिलजी ने एक्सपेंड किया, और मोहम्मद तुगलक, इन दोनों के द्वारा उसको और ज्यादा एक्सपेंड किया गया। यानी कंसोलिडेट किसने किया, ग्यासुद्दीन बलबन ने, और आगे फिर उसको और ज्यादा एक्सपेंड किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। Okay, so the first set of campaign along the internal frontier of the Sultanate aimed at consolidating the hinterland of the garrison town. अच्छा, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब ये कंपेनिंग चली है कि हमें एक्सपेंड करनी थी, उनको अपने गैरिसन टाउन को एक्सपेंड करना था, उसको एम्पायर में कन्वर्ट करना था। तो वहां पर दो तरीके अपनाए गए। एक तो कंपेनिंग की गई इंटरनल फ्रंटियर के ऊपर, ठीक है, एंड ऑफ द सल्तनत एम टू कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड, जिसके अंदर सल्तनत का जो मेन एम क्या होता था, जो हिंटरलैंड है, ठीक है, जिसको उन्होंने देखा कि पहले वो कंट्रोल में उनके नहीं थी, उनको कंसोलिडेट करना, ठीक है, मतलब एक हिंटरलैंड को अपने अंडर करके अपने जो ये गैरिसन टाउन थे उनको और ज्यादा पावरफुल बनाना। एंड ड्यूरिंग दीज कंपेन्स फॉरेस्ट वर क्लियर टू गंगा यमुना दोय। और इस कंपेन के दौरान जब उन्होंने ये, हम दो पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम उनकी पावर अपनी जो ये गैरिसन टाउन है उनको एक्सपेंड करने के लिए जो उन्होंने काम किए, उन्होंने एक किया इंटरनल फ्रंटियर को बढ़ाना, कंसोलिडेट करना, और दूसरा हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल। तो इंटरनल फ्रंटियर में उन्होंने क्या किया
इसको कंसोलिडेट करने के लिए उन्होंने गंगा यमुना दोआब को क्लियर कर दिया, साफ कर दिया। गंगा यमुना दोआब क्या होता है बच्चे? जो दो नदियों के बीच की जमीन होती है उसको बोलते हैं दोआब। यानी जो गंगा और यमुना, जैसे गंगा और यमुना ये दो नदियां हैं बह रही हैं, इन दोनों के बीच का जो ये लैंड थी, ठीक है, इसको क्या कर दिया? क्लियर कर दिया गया, ठीक है। एंड हंटर गैदरर्स एंड पैस्टोरलिस्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट। तो इन एरियाज के अंदर कौन रहते थे? जो हंटर गैदरर्स होते थे या जो पेस्टोलिस्ट, जो चारवाई होते थे, वो यहाँ पर रहते थे। तो उनकी ये जो हैबिटेट, उनका जो वो निवास स्थान था, उससे वहां से उनको निकाल दिया गया। और वो निकाल कर उन्होंने क्या किया? निकाल कर उन्होंने उस लैंड को किसे दे दिया? उन्होंने पीजेंट्स को, किसानों को दे दिया एग्रीकल्चर करने के लिए। सो दीज लैंड्स वर गिवन टू पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर वाज एनकरेज्ड। ये लैंड जो थी वो उन्होंने उनसे लेकर पीजेंट्स को खेती करने के लिए दे दी, उनको एनकरेज किया खेती करने के लिए। सो न्यू फोर्ट्रेस, yes, new fortresses, garrison towns and town were established to protect trade routes and promote regional trade. तो जब उन्होंने ये काम किया, इस काम से उनको क्या हुआ? तो जो ट्रेड रूट थे, जो व्यापारिक मार्ग थे, उनकी सुरक्षा और जितना भी रीजनल ट्रेड था उसकी प्रोग्रेस के खातिर उन्होंने नए नए किले, गैरिसन टाउन्स और जो सिटीज थी वो बनाए और बसाए जाने लगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अब सेकंड एक्सपेंशन जो मैंने बताई वो कहाँ की? उन्होंने फर्स्ट जो इंटरनल फ्रंटियर पे की, उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे गैरिसन टाउन बनाए, ठीक है, उन्होंने ऐसे ट्रेड रूट बनाए, ओके, रीजनल ट्रेड किया, सिटीज बनाई ताकि जो है वो उन पर कंट्रोल कर सके। सेकंड उन्होंने किया एक्सटर्नल फ्रंटियर, एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत, जिसके अंदर उन्होंने मिलिट्री एक्सपीडिशन into southern India started during the reign of अलाउद्दीन खिलजी। बच्चे आपने जो पद्मावत मूवी देखी थी उसमें अलाउद्दीन खिलजी मैंने बताया था, ठीक है ना, जो कौन बना हुआ था? रणबीर कपूर जो बना हुआ था, रणबीर सिंह बना हुआ था उसमें अलाउद्दीन खिलजी। तो उसने ना ये देखो अभी तो नॉर्दर्न एरिया में कर रहे थे, अब उन्होंने ये देखो साउदर्न एरिया में उसने अलाउद्दीन खिलजी में ये देखो यहाँ से दिल्ली से लेके इधर साउदर्न एरिया में उन्होंने अपना कैंपेन चलाए और सबको वो क्या करता चला गया? जीतता चला गया। ओके, सो उन्होंने कैंपेन शुरू की अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद तुगलक ने, और इन देयर कैंपेन सल्तनत आर्मीज कैप्चर एलिफेंट। और इस कैंपेन के दौरान इन्होंने क्या किया? हॉर्स, जो भी बीच बीच में जिनको कैप्चर करते गए, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, स्लेव्स, इन सबको वो अपने में मिलाते चले गए, उनको लेते चले गए। जिन जिन एरिया में जैसे जैसे कैंपेनिंग में वो आगे आगे बढ़े वैसे वैसे इन्होंने इनको जीतते गए और अपने में मिलाते गए। सो बाय द एंड ऑफ द मोहम्मद तुगलक region 150 years after somewhat humble beginnings, the armies of the Delhi Sultanate had marched across the large part of the subcontinent, and they had defeated rival armies and seized cities. The Sultanate collected taxes from the peasantry and dispensed justice in its realm. So, but how complete and effective